शादी की तकरीब थी। यूं कहिए कि मेरी शादी की शाम थी। मैं बारात लेकर अपने ससुराल आया था। मेरे ससुराल वाले मेरी बलाएं ले रहे थे। वो बार बार मुझे चूमते, मुझे ऐसा महसूस करवाते जैसे मैंने उनकी बेटी से शादी करके कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। पर फिर जब मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा कि मैंने इन लोगों की बेटी से शादी करके इन पर एहसान किया है। ये रिश्ता मेरे अम्मा अब्बा की मर्जी से तय हुआ था। मैंने लड़की को एक दो बार ही देखा था, पर आज जबकि मेरी शादी थी, मैं देखता था कि मेरी दुल्हन बजाय बैठकर रोने धोने की बजाय, अपने माँ बाप से दुआएं लेने की बजाय, अपनी सहेलियों के साथ घुल मिलकर डांस कर रही थी। कभी उनसे बातें करती, कभी ऊंची आवाज में हंसती। मुझे उसे देखकर लगा कि जैसे मेरी बीवी तो वाकई बहुत बेहया और बेशर्म हो। शादी वाले दिन लड़कियों की तो निगाहें झुकी होती, बेशर्म हो। शादी वाले दिन लड़कियों की तो निगाहें झुकी होती हैं, वो नजर उठाकर किसी को नहीं देखती। और एक मेरी बीवी थी जो बड़ी बेशर्मी से हंस रही थी, नाच गा रही थी। मुझे लगा जैसे ये बहुत तजुर्बाकार लड़की है। जबकि मेरी सब बहनों के पीछे खड़ी एक लड़की पर नजर पड़ी तो दुनिया ही बदल गई। इस सारे फंक्शन में जबकि हर लड़की ने अपने बाल खोल रखे थे, खूब तेज मेकअप कर रखा था, भड़कीले कपड़े पहने हुए थे, वो लड़की बहुत ही मासूम लग रही थी। उसने सर पर नकाब ओढ़ रखा था। लगता था जैसे उसे आज तक किसी ने बुरी नज़र से नहीं देखा होगा। उसके चेहरे पर बेइंतहा नूर था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मेरी बीवी वैसे भी अपनी ही बातों में मगन थी, सो मैं दूर बैठकर उस निकाब वाली लड़की को देखने लगा जो कि बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग खड़ी थी। मुझे उसे घूरता देखकर मेरा दोस्त अलीम कहने लगा, अरे भाई, ने ये लड़की पसंद कर ली है? तेरी आज शादी हो गई है, आज के दिन तो ये हरकतें छोड़ दे। अपने दोस्त अलीम की बात सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी और उसे बताया कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, जबकि मेरी दुल्हन वो तो रक्स कर रही है, उसे तो जैसे परवाह ही नहीं कि उसकी शादी है। कहने लगा कि ये उसी की बहन है। मैं इस खानदान को जानता हूँ, तुमने ही तो बताया था कि ये लोग बहुत दीनदार हैं। हाँ, एक औलाद इस तरह की निकल आती है, वरना ये बाकी सभी लोग दीनदार और पर्दादार हैं। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। अलीम की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। क्यों फिक्र न करूं? मेरी आने वाली नस्लों का सवाल है। देख नहीं रहे वो लड़की कैसे उछल कूद कर रही है? उसे देखो तो सही। तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत मुख्तलिफ है? जबकि वो जो हिजाब में खड़ी है उसकी तो जैसे बात ही और है। अलीम ये बात सुनकर हैरान रह गया। कहने लगा, आज के दिन तो ये मुमकिन नहीं है, अब तुम्हारी की है, इसी के साथ गुजारा करो। पर सच पूछें तो मेरी नज़र में वही लड़की रह गई थी। फिर अलीम ने मुझे एक और बात बताई जिससे मेरा तजस्सुस दुगना हो गया। कहने लगा कि ये तुम्हारी बीवी शुमाइला की बड़ी बहन है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, जबकि शुमाइला की छोटी बहन नाइला की शादी हो रही है। मुझे ये बात सुनकर बहुत परेशानी हुई थी कि अगर शुमाइला यानी कि बड़ी बहन अभी तक शादी नहीं कर रही थी, वो कंवारी थी, तो छोटी बहन की शादी करने की माँ बाप को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि जब मंगनी पर ब्याह वाला मामला किया। कहीं मेरी बीवी बदकिरदार तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ ताल्लुक में है? वरना माँ बाप छोटी लड़की की शादी जल्दी हरगिज़ न करते। बस यही बात मुझे और ज़्यादा शक में डाल रही थी। मैंने सोच लिया मैं जल्द अज जल्द इस लड़की से छुटकारा हासिल कर लूँगा और इसकी बड़ी बहन शुमाइला से शादी कर लूँगा। पर ये इतना आसान नहीं था। हाँ, मगर मेरे दिमाग में ये सोच ज़रूर आ गई थी, क्या ही करूँगा जैसा कि मुझे अच्छा लगेगा। मैं जब घर गया तो मेरा मूड सख्त ऑफ था। मेरी दुल्हन मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी, पर मेरा उसके पास जाने को जी नहीं जा रहा था। मैं उसके खिलाफ सख्त बदगुमान हो गया था, पर मैं कब तक बचता। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी मुझे लड़की के कमरे में छोड़ आई। मैंने उसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया। मैं गुस्ल खाने में चला गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो भी मेरी तरफ देख रही थी। उसने अपना घूंघट खुद ही उठा लिया था, जैसा कि मुझे उससे तवक्के थी कि वो ऐसा ही करेगी। मुझे मालूम था कि वो पहले ही बेशर्म थी। खैर, मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और सोने के लिए लेट गया। उसे भी शायद धचका ही लगा होगा क्योंकि वो खुद को बहुत खूबसूरत समझ रही थी, पर मैंने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैं सोने के लिए लेट गया और जल्द ही नींद की आगोश में खो गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे किसी के अपने पास मौजूदगी का एहसास हुआ। ये जानकर सख्त हैरत हुई थी कि मेरी बीवी मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? आराम से सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझे सख्त नींद आ रही है, सुबह उठकर मुझे दफ्तर भी जाना है। मगर वो किसी और ही तरह बात कर रही थी। बोली कि मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ बातें करो। मैं समझ गया कि मोहतरमा खुद से पेशकदमी करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कहा कि रहने दो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे तुमसे नफरत है। मेरी इस बात पर वो हक्का बक्का रह गई। खैर, फिर मैं सो गया। सुबह मेरी आंख खुली। सोचा नहीं था कि मेरी बीवी दोबारा से वैसी ही हरकत करेगी जिससे मैं उसे पहले ही मना कर चुका था। मुझे झंझोड़ कर कहने लगी, उठ जाओ ना, अब क्या तुम इसी तरह मदहोश पड़े रहोगे? सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं लड़की की खुद एतमादी पर हैरान रह गया। खैर, उसने मुझे उठाया। मैं तैयार होकर बाहर आया। सब लोगों ने हमें शादी की मुबारकबाद दी। मेरी बीवी की हरकतें बहुत अजीब थीं। लगता था जैसे ये उसकी पहली नहीं तीसरी शादी हो। वो हर काम खुद ही करती, हर बात मुझसे खुद पूछती, जबकि मेरा रवैया किसी नई नवेली दुल्हन जैसा था।
फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात कही। बोला कि तुम मुझे खुलकर सारी बातें बताओ। जब मैंने उसे बताया कि शुमाइला मेरी बीवी ही की बहन है तो हंसने लगा। बोला कि फिर तो कोई मसला ही नहीं, तुम अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना शुरू कर दो, उसे खूब मोहब्बत दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने करना क्या है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अगर मैं अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से रहूंगा वो तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। उसने कहा कि मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है, तुम अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो फिर मेरे साथ आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अपने दोस्त की अक्ल पर मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। वो भी सर्द बर्फ पिघलने पर बहुत खुश थी, मुझसे मोहब्बत से रहने लगी। बोली कि आप मुझे बहुत अच्छे लगती, मुझसे मोहब्बत से रहने लगी। बोली कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आप जैसा शौहर मैं सभी को ला कर दूँ। अपनी बीवी की इन बचकाना बातों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आता, पर अपने दोस्त के कहने पर खामोश रहता, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी दी हुई हिदायत पर अमल करूँ तो वो मुझे मेरी बीवी से निजात दिलाकर शुमाइला को मेरी ज़िंदगी में ला सकता है। सो मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। मेरी बीवी भी खुश थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन यानी कि मेरी शादी का 10वां दिन था जब मैंने उसे कहा कि हमें घूमने फिरने चलना चाहिए। वो भी खुश हो गई। वैसे भी हम खानदान की दावतों से अब आज़ाद हो गए थे, हम लोगों ने अब घूमना फिरना ही था और मैंने दफ्तर से छुट्टियाँ भी ले रखी थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊँगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैं उसकी हर बात मानता जा रहा था। जैसा कि मेरे दोस्त बशीर ने कहा तो हनीमून पर मरी घुमाने के लिए ले गया। मेरी बीवी बहुत खुश थी। वो दिन हमने बहुत खुशगवार गुजारे थे, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा शुमाइला को भूलने भी लगा था। पर फिर अपने दोस्त की बातें याद आ जाती कि मर्द को चाहिए वो उसी औरत से शादी करे जो उसे पसंद है, वरना वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकता और ना ही अपनी बीवी को खुश रख सकता है। औरतें समझौता कर लेती हैं पर मर्द नहीं करते। मरी से वापसी पर मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। कहने लगा मुझसे अकेले होकर बात करो। उसका अंदाज डरा देने वाला था। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ऐसी क्या बात है। यूं मैं बैतुल खला में जाने का बहाना करके गाड़ी से उतर आया। मेरे दोस्त ने फौरन मुझे फ़ोन किया। कहने लगा कि बस अब यही मौका है जब तुम अपनी बीवी से जान छुड़ा सकते हो। मैंने कहा वो कैसे। बोला कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा बंदोबस्त करूँगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुमने मुझे जो 1 लाख रुपए दिया है वो मैं हलाल करके रहूँगा। तुम फिक्र ऐसा करो, आगे एक दुकान से जाकर जूस ले लो, खुद को भी दो और अपनी बीवी को भी पिलाओ, लेकिन हाँ जूस में वो गोलियां मिला देना कि तुम्हारी बीवी का काम तमाम हो जाए। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब, मैं अपनी बीवी की जान ले लूं? हाँ ले लो जान, जब तुम्हें अपनी खुशी चाहिए तो तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, पागल मत बनो। मैं अपने दोस्त की बात पर हैरान रह गया। फिर उसने मुझे ऐसा उकसाया कि मैंने सोच लिया कि हाँ ठीक है, जो बशीर कह रहा है वही सही है। आखिर वो भी तो एक इंसान है, इन बातों पर यकीन करता है। शायद मैं ज़्यादा ही अच्छा बन रहा हूँ। मैंने बशीर के कहने पर आगे जाकर एक जूस की दुकान से जूस लिया और वही किया जो कि उसने बताया था। मुझे डर भी लग रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैं रुका नहीं। मैंने जाकर वो जूस का गिलास नायला को थमा दिया। नायला ने खुशी खुशी ले लिया और पीने लगी। क्या सोचा था और क्या हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, शायद कि मेरी आंखों पर भी चोट आई थी। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने तो अपनी बीवी को भी मारने की कोशिश की थी, पर यह अस्पताल कोई और था। न ही इसमें मेरे माँ बाप थे, न ही कोई और था, बल्कि आसपास बाकी भी मर्द मौजूद थे और इन सबको वार्ड में दाखिल किया गया था। तब मेरे पास एक आदमी आया, ये शायद अस्पताल का स्टाफ था। कहने लगा कि आप होश में आ गए हैं, अब हम आपकी पट्टी वगैरह तब्दील करेंगे। आप अपने घर वालों से रब्ता कर लीजिए ताकि वो आकर अस्पताल का बिल अदा कर दें। मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई थी क्योंकि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता था। खैर थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपने घर वालों से रब्ता किया। मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए। उन्हें नहीं मालूम था कि मैं अपनी बीवी के साथ कहाँ से आ रहा हूँ। कई घंटे से वो हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आखिर मेरे घर वाले आ गए। ये एक्सीडेंट जो मेरा हो चुका था, ये सब तो उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरे दोस्त ने कहा था कि तुम नायला को वहीं छोड़कर अपने घर आ जाना। पर अब जो हो रहा था वो बहुत अलग था। मुझे डर भी लग रहा था कि नायला भी इसी अस्पताल में होगी। जब उसके खून का टेस्ट किया गया होगा तो इन्हें पता लग जाएगा कि मैंने उसको जहर दिया था। पर खुशकिस्मती थी कि नायला यहाँ कहीं भी मौजूद नहीं थी। मेरे घर वाले आ गए। इन्होंने आकर मुझे बहुत तसल्ली दी। नायला का पूछने लगे। मैंने कहा कि हम दोनों का एक्सीडेंट एक साथ ही हुआ है, जबकि नायला की कोई खबर नहीं थी। मेरे घर वालों ने अस्पताल वालों से भी पूछा कि इसके साथ मौजूद जो लड़की थी वो कहाँ गई, पर लड़की कहीं होती तो मिलती, वो कहीं किसी को नज़र ही नहीं आई। यही सब मुझे बताया गया था। मेरे घर वाले और मेरी बीवी के घर वाले अस्पताल आ गए। वो मेरी तीमारदारी करने लगे। मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे कि मेरी अपनी हालत बुरी थी। मैं तो गाड़ी के सामने टकराया था, और वो भी गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के सामने खड़ा था। मेरी गलती कि मैं एक मोड़ वाली जगह पर गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। तभी दूसरी गाड़ी जब तेज़ रफ्तारी के साथ आई तो उसकी टक्कर मुझसे हो गई। खैर अब तो सबको यकीन आ चुका था कि मेरी बीवी मर चुकी है।
ये मेरे लिए और भी आसान था कि अपने अपने ससुराल वालों की हमदर्दियाँ समेटता। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया, खाना खाना भी बंद कर दिया, कहा कि मैं इस खानदान से जुड़ा रहना चाहता था, मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते थे। खैर, इस नाटक को तकरीबन 10-15 दिन गुजरे थे। मर्द था, मेरे लिए दूसरी शादी का बंदोबस्त जल्द ही किया जाना था। अम्मा अब्बा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछना शुरू कर दी, क्योंकि मैं हर वक्त ही उदास रहता था। पर मैंने अम्मा अब्बा को बता दिया कि मेरे लिए शादी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जाहिर है मुश्किल भी ना था, मेरा ज़ख्म ताज़ा ताज़ा था। फिर मेरे ससुराल वाले भी मुझसे बड़ी हमदर्दी रखते थे कि कुछ शिकवे उनको भी अपनी बेटी से थे। यूँ मेरी शादी की बातें शला से होने लगीं कि शुमाइला मेरी बीवी बन जाए तो मेरे दिल का दुख भी भर जाएगा। मगर शुमाइला का रवैया वैसा नहीं था जैसा पहले था, वो बहुत भुजी भुजी सी थी। खैर, बड़ों के आगे किसकी चलती थी। मैंने यही सोचा कि शुमाइला भी मुझसे शादी कर लेगी, अपने बड़ों की ख्वाहिश पर चुपचाप अपना सर झुका लेगी। ऐसा ही हुआ। यूँ मैं शुमाइला का शौहर बन गया। उसका शौहर बनकर मैं इतना खुश था कि बता नहीं सकता। कुछ ही दिनों में वो मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। मेरी उससे शादी हुई। मैं खुद को दुनिया का फातिह तस्वर कर रहा था। लेकिन फिर मेरे साथ क्या हुआ, उसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा जहन्नुम बन गई। पहले तो मेरी बीवी थी, मेरे साथ हंसकर बात करती थी। मैं यही सोचता था कि शायद ये बुरे किरदार वाली है जो मुझसे इतना हंस हंस कर बात कर रही है। पर अब जो मेरे साथ होने वाला था वो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा दोस्त लेता रहता था, अब मुझसे उधार मांगने लगा। मैंने कहा, बशीर, मैं तुम्हें पहले ही 1 लाख रुपए सिर्फ मशवरा देने के दे चुका हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ाना ही तुम्हें रकम देता रहूँ, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे अपनी बीवी के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी भी निभानी है। बशीर बोला कि तुम मेरे मशवरों के बगैर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम हर महीने के 20-30 हज़ार मेरे अकाउंट में भेजते रहो। मुझे बशीर की बात पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने उससे कतई ताल्लुक़ कर लिया। मगर वाकई में जब से मैंने बशीर से कतई ताल्लुक़ किया, मेरे ताल्लुकात मेरी बीवी के साथ बिगड़ने लगे। वो तो मुझसे दूर होती जा रही थी। दिखा दिया। ये उस दिन की बात है जब मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था कि मेरी बीवी अब सारी बातें भूल गई है। मैंने भी देखा वो तैयार खड़ी थी। मेरा तो जैसे दिल उछलने लगा था। अभी तक मैंने उस पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो इस रिश्ते में आज़ाद थी, पर वो इस कदर मुस्कुरा रही थी, मुझे अजीब लग रहा था। मुझे वो पकड़कर अंदर ले गई। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, खाली कमरा था, और ये कमरा उसी के घर में था। आज शुमाइला ने मुझे अपने घर बुलाया था, कहा था कि दफ्तर से मेरे घर आना। मैं मैके नहीं जा रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरे सास ससुर मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आएंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर में कोई भी नहीं था। शुमाइला मुझे इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। वही सामने आया, साथ अंदर चलो। मैं समझा कि शायद वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अंदर जाकर उसने मेरे गले पर छुरी रख दी और बोली, बताओ मुझे, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था। मैं उसकी ये हरकत देखकर हैरान रह गया। गुस्सा भी आया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, मेरी बीवी के भाई भी निकल आए। बोले कि अगर तुमने हमें ना बताया कि तुमने हमारी बहन के साथ क्या किया है तो हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। अम्मा अब्बा ने तुम पर यकीन कर लिया, पर हमें तुम पर शक है। तुम्हारे दोस्त ने भी हमें ऐसा ही इशारा दिया है। मैं समझ गया कि बशीर ने अपना खेल खेल लिया है। मुझे क्या कहना था, मैं तो उन्हें कुछ ना बताता, पर मेरी घबराहट ने उन्हें मेरे बारे में हर बात बता दी थी। मेरी बीवी के बहन भाइयों ने मिलकर मेरा फ़ोन रिकॉर्ड भी निकलवा लिया, और फिर जो होना था वो तो मैं समझ गया था। मुझे 7 साल जेल की सज़ा हो गई। जब तक मेरी बीवी गायब रही ये सज़ा मैं भुगतता रहा, क्योंकि मेरी बीवी का कत्ल मुझ पर साबित नहीं हुआ था। वो गुमशुदा थी। 2 साल की मुसलसल तलाश के बाद मरी के एक करीबी गांव से मेरी बीवी बरामद हो गई, पर वो अपनी यादाश्त खो चुकी थी। उसे कुछ मालूम नहीं था। यूँ मुझे भी शक की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। पर नायला ने मुझसे तलाक ले ली, क्योंकि वो मेरी हकीकत जान गई थी। मैंने भी जज्बात की रूह में बहकर उसे कई बार ये भी कहा था कि मैंने तुम्हारी बहन को छोड़कर तुम्हें अपनाया। मैं शुरू से ही यही नीयत रखता था, जबकि वो चालाक लड़की थी। मासूम न थी, जितनी वो दिखती थी। उसी ने मेरे लिए ऐसा गड्ढा खोदा कि मैं उससे ज़िंदगी भर न निकल सका। अब तो मैं शादी करने का सोच भी नहीं सकता, और ना ही कोई मुझे रिश्ता दे।